काल श्रेणी विश्लेषण। इसमें होता क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हमें कुछ वर्षों की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और उसके आधार पर हमें एस्टिमेट करना होता है कि अगले ईयर के इंफॉर्मेशन। तो बात ये मैं समझा रहा हूँ, इधर देख एक बात है सर। टाइम सीरीज का मतलब हमें कुछ ईयर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, जैसे मान लो कुछ ईयर्स हैं और उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ ईयर्स हैं और इनके प्रॉफिट मान लो 100, 120, 80, 150, 160, 180। तो ये कुछ ईयर्स हैं। इन ईयर्स का अपन एनालिसिस करेंगे कि इन ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है और उसके बेसिस पर आपको आने वाले अपकमिंग ईयर का पूछा जाएगा कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। जब हमें नॉन ईयर्स की इंफॉर्मेशन से अननोन ईयर की वैल्यू को अपन एस्टिमेट करना हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, काल श्रेणी या टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे। इन वर्षों का अपन को एनालिसिस करना है, ये क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके आधार पर फिर अपन एस्टिमेट करेंगे कि 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इसे हम टाइम सीरीज कहते हैं। इसका मीनिंग लिख लो, टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में लिखना, इट इज द एनालिसिस, इट इज द एनालिसिस of data is the analysis of data of previous years and according to these data estimation of an effect for future is determined। हिंदी में लिखो, काल श्रेणी विश्लेषण कुछ वर्षों के तथ्यों का विश्लेषण होता है। इनके आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना काल श्रेणी विश्लेषण होता है। पूर्वानुमान लगाना काल श्रेणी होता है। काल श्रेणी विश्लेषण होता है। इसके बाद एक टेबल बनाना है, बनाना ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, कुछ ईयर्स के अपन प्रॉफिट दे रखे हैं, उनके आधार पर 2017 का अनुमान लगाना है। ये जो विश्लेषण अपन पढ़ेंगे काल श्रेणी विश्लेषण वाले वैसे आड़ी काट लेते। हां आड़ी इसमें भी इधर जैसे ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे।
श्रेणी के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी के घटक। सबसे पहला कौन लिखिए सेक्युलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। फर्स्ट इज सेक्युलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हिंदी में इसको लिखिए सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। दूसरा लिखिए सीजनल वेरिएशंस। सेकेंड पॉइंट सीजनल वेरिएशंस। ओनली पॉइंट आर्तव विचरण। आर्तव विचरण। एंड थर्ड है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन चक्रीय विचरण। और लास्ट फोर्थ है अनियमित उच्चावचन इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। अनियमित उच्चावचन ये सारे टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स होते हैं। सेक्युलर ट्रेंड्स या लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं जो एक लंबी टाइम अवधि के बीच में अपन को एस्टिमेट करना होता है। जैसे स्टार्टिंग के कुछ 4-5 साल की इंफॉर्मेशन अपन को देती है, जैसे अभी अपन एग्जांपल लिखा था कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स के 11 से 16 तक की इंफॉर्मेशन थी, 2017 का अपन अनुमान लगाना था। तो एक लॉन्ग टर्म का अपन को कुछ वैल्यू दे रखी हो और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अपन को क्या करना हो, कुछ अनुमान लगाना हो, तो वो सेक्युलर ट्रेंड्स या लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म समय क्या होगा वो डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर। देखो 1 घंटा भी लॉन्ग टर्म बन सकता है और एक साल भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एनालिसिस के ऊपर, हम किस आधार पर विश्लेषण करें। किस अगर अपन घंटे को दीर्घकाल मान रहे हैं तो घंटे के मिनट के अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करेंगे। हर एक मिनट में कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है, उसमें बहुत माइक्रो जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो माइक्रो मिनट्स के अंदर भी उनको रिसर्च करते हैं। तो वो जो टाइम होगा उनका 1 घंटा वो भी दीर्घकाल माना जाता है। लेकिन अगर अपन प्रॉफिट्स या सेल्स को लेके मान एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 साल भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि 1 साल फिर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल फिर वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घकाल क्या होगा ये अपन विश्लेषण पर डिपेंड करता है। 1 घंटा भी दीर्घकाल हो सकता है और 1 साल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, अल्पकाल भी हो सकता है। तो ये अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते कि लॉन्ग टर्म इसमें क्या होता है, वो डिपेंड करेगा किस पर, एनालिसिस या विश्लेषण जो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आता है सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस का मतलब एक सीजन के अंदर जैसे पीक टाइम होता है, कोई त्योहार का सीजन है, उस टाइम पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और ऑफ सीजन में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जब सीजनली वेरिएशंस आएगा तो उस कंडीशन में उनमें ट्रेंड्स में अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे, यानी उसमें उच्चावचन होगा, उसमें ज्यादा अगर सेल की बात करें तो सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट होगा तो भी ज्यादा होगा। और जब ऑफ सीजन होगा तो उस टाइम पर हमारे प्रॉफिट्स हमारी सेल्स कम हो जाएगी, वो होता है सीजनल वेरिएशंस। फिर आता है साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशंस में बिजनेस साइकिल्स देखा जाता है। बिजनेस साइकिल्स हमारी मेनली किस किस तरह की होती है, एक तो होता है बहुत तेजी, मार्केट में तेजी आती है, उसको अपन बिजनेस साइकिल के अंदर सबसे पहले आता है तेजी। तेजी को अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी। उच्च जो लेवल होता है इकोनॉमी के अंदर, इस तरह से ये नॉर्मल लाइन है, बाजार की नॉर्मल लाइन का लेवल। अगर मार्केट किस लेवल पर है,
इस प्रकार के बिजनेस साइकिल्स बनते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस होते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी वो तेजी के लेवल पर मार्केट। फिर जैसे इस पॉइंट से डाउनफॉल में आएगा इसको अपन बोलते हैं डाउनफॉल, या इंग्लिश में इसका नाम दे रखा है डिक्लाइन, कमी होना। ये पॉइंट क्या हो गया? डिक्लाइन। इस नॉर्मल लेवल से बहुत नीचे चले जाएंगे तो ये डिप्रेशन की सिचुएशन होगी, मंदी जिसको बोलते हैं। ये सिचुएशन क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन। और वापस अपन ऊपर जाएंगे तो वो वापस सिचुएशन आ जाएगी हमारी इंप्रूवमेंट, यानी बाजार में वापस सुधार हो रहा है। ये तीन चार प्रकार की स्थितियां इसमें बिजनेस साइकिल्स के अंदर बन सकती है। प्रोस्पेरिटी है जब बहुत पीक लेवल पर होगा मार्केट, वो तेजी होगी मार्केट के अंदर, फिर उसमें डाउनफॉल आएगा, डिक्लाइनिंग होगी, कमी होगी। फिर एक पॉइंट पर एक नॉर्मल लेवल से भी, सामान्य स्तर से भी बाजार की स्थिति बहुत नीचे चली जाएगी, उसको अपन डिप्रेशन या मंदी की स्थिति कहेंगे। और वापस मंदी से धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊंचा उठेगा वो इंप्रूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। ये हो जाएगा इंप्रूवमेंट। तो ये बाजार के जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं उसके आधार पर जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल वेरिएशन, से चक्रीय उच्चावचन या चक्रीय विचरण इसे कहा जाएगा। फिर होता है इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। बहुत सारी बार मार्केट के अंदर अचानक से गिरावट आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर, या कोई भी उसका कारण हो सकता है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो उस वजह से अचानक से मार्केट में डाउनफॉल आया था, तो उसके कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है जिस वजह से अचानक से मार्केट में कमी आ जाए या अचानक से किसी चीज में तेजी आ जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर फ्लक्चुएशंस कहलाएगा। यानी नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, वो अचानक से तेजी होना, अचानक से वापस कमी होना, ये चीज इरेगुलर फ्लक्चुएशंस है, अनियमित उच्चावचन इसे कहा जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस के, क्योंकि अपन इन्हीं के आधार पर अनुमान लगाएंगे कि पिछले सालों में क्या हुआ था, आने वाले सालों में क्या होगा। तो अपने बेसिस होंगे ये सारी चीजें, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? काल श्रेणी के घटक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मॉडल्स, मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स, मेथड्स। मेथड्स यहाँ पर दो तरह के मॉडल्स हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, गुणात्मक निदर्श से कहा जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, गुणात्मक निदर्श। इसमें जो अपन ने अभी कंपोनेंट्स पढ़े थे चार, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको ओ से डिनोट करेंगे अपन मॉडल को, और इसके जो भी कंपोनेंट्स अपन ने लिखे थे उनको मल्टीप्लाई में लिखना अपन को। TSCI, TSC और I, ये चार कंपोनेंट्स जो अपन ने लिखे थे वही उनकी शॉर्ट फॉर्म है। टी का मतलब ट्रेंड, जो पहला पॉइंट था, उपनति या सुदीर्घ गांव। हाँ, सेकंड से वो सी आता है विचरण, और थर्ड साइक्लिकल और इरेगुलर, ये चारों पॉइंट्स हैं। दूसरा होता है एडिक्टिव मॉडल। दूसरा मॉडल है इसका एडिक्टिव मॉडल, जिसको बोलते हैं योगात्मक निदर्श। एडिक्टिव योगात्मक निदर्श। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में मल्टीप्लाई होंगे, एडिक्टिव में प्लस हो जाएंगे। ये इसको इस तरह से लिखेंगे O = T + S + C + I, इसको प्लस हो जाएंगे। हाँ, ये योग कर रहे हैं इसमें। एडिटिव मॉडल जैसे योगात्मक निदर्श कहेंगे।
वार्स वेलोसिटी का माप कैसे करेंगे? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। माप की विधि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, मेजर्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। मेजर्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का माप। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का माप। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। इसमें सबसे पहले मेथड का नाम लिखिए फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड, हिंदी में उसको बोलते हैं स्वतंत्र हस्त वक्र विधि। स्वतंत्र, इसमें लिखना नहीं है। स्वतंत्र हस्त वक्र विधि फर्स्ट मेथड है इसका फ्री हैंड कर्व मेथड। वक्र विधि, स्वतंत्र हस्त वक्र विधि। इसमें आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बनाना है। डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनाना है और ग्राफ की बेसिस पर उनको एस्टिमेट करना है। जो दो चीजें होगी इसमें, एक तो अपन सेक्युलर ट्रेंड की लाइन बनाएंगे एस्टिमेटेड जो होगी, एक होगा वास्तविक डेटा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि ईयर्स और उनके प्रॉफिट दे रखे होंगे, उनके आधार पर कोई दूसरे वर्ष के अपन को अनुमान लगाने के लिए बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एग्जांपल नंबर 2, निम्न संबंधों से स्वतंत्र हस्त वक्र विधि से उपनति ज्ञात कीजिए। ट्रेंड लाइन क्या बनानी है इसमें? ट्रेंड लाइन बनानी है, उपनति ज्ञात करना है। तो हम फॉलोइंग डेटा फिट एट ट्रेंड लाइन बाय द फ्री हैंड मेथड। उसमें ईयर ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, ईयर एंड प्रोडक्शन है। ईयर आपको 2001 से लेकर के 2012 तक, या ईयर अलग भी हो सकते हैं, यही दे रखे 1 से 12 तक अपन को जो इंफॉर्मेशन उसकी प्रोडक्शन की दे रखी है। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको करता आ रहे हैं आप लोग। 11th में भी आपने पढ़े होंगे ग्राफ बनाना, 10th में भी पढ़े होंगे। इसके डायग्राम कैसे बनाने हैं? एक तरफ तो अपन को ईयर दे रखे हैं और एक अपन को उनका प्रोडक्शन दे रखा है। सेकंड 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 2012 तक की इंफॉर्मेशन है। और जो अपन को प्रोडक्शन दे रखा है तो प्रोडक्शन कुछ इस तरह से है 10, 12, 15, 18, 16, 20, 24, 22, 26, 25, 27, 24 और 9 कहां पर 7 में 24 ये ना सर लिखो, आप तो सही लिखा है। नहीं हमारा 24 है, हमारा नई वाली किताब है ना, इसलिए 27 और लास्ट 25। ये इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है। अब इससे आपको ग्राफ बनाना है सबसे पहले। एक्स एक्सिस पर तो अपन को वर्ष लिखने हैं। जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर तो अपन लिखेंगे ईयर्स, इस पर ईयर्स लिखेंगे। और वाई एक्सिस पर अपन को जो प्रोडक्शन है वो लिखना है। इस तरफ आप क्या लिखोगे?
प्रोडक्शन। जो ईयर दे रहे थे उनके हिसाब से आप बना लो। 2001 से स्टार्ट करना है और 2012 तक आपको बनाना है। 2001 आप ओरिजिन से स्टार्ट कर लो, यानी यहाँ पर आपको 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्राफ बनाना है सर। हाँ तो सर एग्जाम में देंगे क्या? नहीं, ऐसे कॉपी में बनाना है। 2001 2002 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये ईयर लीजिए और उस तरफ अपन को प्रोडक्शन लिखना है। और प्रोडक्शन जो है उसका स्केल बराबर लिखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं जैसा ईयर दे रखा वैसे लिखो। स्केल बराबर रहती है तो बराबर पैमाना लेके अपन को उसको बनाना है। मैक्सिमम कहां तक जाना? 27। हाँ सर। तो कितने कितने गैप से बना सकते हैं अपन? 5 से 5 से बना लो। कितने का बनाते हैं? 5 आज से 5 के बड़े ऐसे बात नहीं है। 15 20 20 25 और 30। अब अपन को क्या करना है? 2001 में जैसे 10 का पॉइंट लगाना है। 2001 में 10 यहाँ पर आ रहा है, पहला पॉइंट यहाँ लगाना है। फिर 2002 में 12 पर है, इधर 2002 तो 12 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ सर। यहाँ पर लगाइए। अब हिसाब से लगाना है सर। 12 तो हिसाब से लगेगा। हाँ। उसके बाद 3 पर 15 पे लगा देंगे। 3 पर 15, उसके बाद 4 पर 18 चलिए 20 से थोड़ा नीचे रख लेंगे। ये तो ऊपर लिख देंगे ना 1 से लेकर 30 तक गिनती लिख देंगे। ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है। फिर 5 पर 16 5 पर 16 और फिर 15 से थोड़ा ऊपर है। उसके बाद 6 6 पे पर 20 20 कंप्लीट 20 हो जाएगा। 7 पे 24 7 पर 24 इससे थोड़ा सा नीचे कुछ भी दे देंगे। उसके बाद 8 पर 22 8 पर 22 ये तो कुछ इसको करने हैं। उसके बाद 9 पर 26 उसके बाद 10 पर 25 फिर 11 पर 27 और 12 पर 25। ये जो पॉइंट्स है इनको आपको मिलाना है फ्री हैंड से, मतलब ऐसे ज्वाइन करना है। सर इनके बीच में लाइन तो एक ही छोटे हम तो हम्म? लाइन दो लाइन छोड़ेंगे थोड़ा सही दो रहेगा। दो कैसे होता 30 फिर 25 लिखेंगे तो इसके अंदर है? गैप देखो। 8 बनेंगे 5 ऐड छोड़ दे इसका वैसे। पांच और सर ये सब ब्लू पेन से करना है पेन से करना है पेंसिल, पेंसिल से करना है हाँ डायग्राम बनेगा पेंसिल से। देख लेते हैं अपना याद है ठीक है सर और बनाइए ये जो लाइन बनेगी इसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा। और इनके बेसिस पर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन आप अपने हिसाब से बनाओगे, देखो कैसे बनानी है, लेकर देखो। हाँ सर। ट्रेंड लाइन आप कैसे बनाओगे? एक मतलब ऐसी लाइन खींचनी कि लगभग सारे कवर हो जाए। ये जो पॉइंट आ रहे हैं सबके लगभग बीच में होके जाए, हाँ। ऐसी लाइन बनानी। तो अपन इस पॉइंट को लेवल कर रहे हैं और इससे बिल्कुल आगे का जैसे पॉइंट आ रहा है, मान लो ये पॉइंट आ रहा है इस लाइन की सीध में, हाँ। अपन और फिर इनको मिला दो सीधा सीधा, यानी सीधी लाइन बनानी है आपको। ऐसी ट्रेंड लाइन बनानी, सीधी होनी चाहिए और लगभग सारी चीजें कवर हो जाए। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी स्केल से। आप रख के देखो कि प्रॉपर लाइन प्रॉपर लगभग सारी चीजें कवर हो जाए। मान लो एक लाइन यहाँ से बना रहा हूँ, तो इसमें तो पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। डायरेक्ट खींच देना। तो ये जो लाइन आएगी इसमें मैक्सिमम चीजें इसमें कवर होनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअल डेटा है वो लगभग इसमें ज्यादातर आनी चाहिए। तो ये जो लाइन बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं?
ट्रेंड लाइन। ठीक है हो गया सर? हाँ आगे भी ऐसे आएंगे ये सर ग्राफिक? अब इसका सेक्युलर ट्रेंड का सेकंड मेथड सेमी एवरेज मेथड। सेकंड मेथड है सेमी एवरेज मेथड। अर्ध माध्य विधि। अर्ध माध्य विधि सेमी एवरेज मेथड। इसमें क्या होगा, जो ईयर्स दे रखे होंगे उनको दो बराबर भागों में बांटना। जैसे सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति के माप के अंदर ही हाँ, सेकंड ये सेकंड मेथड है। मेन अपन बोल रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड, सुदीर्घकालीन माप। उसका पहला हो गया फ्री हैंड कर्व मेथड। अब सेकंड है सेमी एवरेज मेथड। और सेमी एवरेज मेथड में क्या करना है, जो भी ईयर्स दे रखे होंगे उन ईयर्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी ईयर्स होंगे उनको दो बराबर भागों में बांट देना है और जो दो बराबर भाग आएंगे उसका फिर एवरेज लेना है, माध्य निकालना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन को ईयर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 2015, 16, 17, 18, 19 और 20। कितने ईयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 ईयर्स है। और प्रॉफिट मान लो इनका 25, 30, 50, 45, 60 और 70। ये हमारे को प्रॉफिट दे रहे हैं। और इनका अगर सेमी एवरेज निकालना है तो टोटल ईयर्स उसका आधा आधे कर लो, यानी कि 15 से लेकर के 17 तक और फिर 18 से लेकर के 20 तक। इससे दो भाग कर लेंगे तो जो फर्स्ट सेमी एवरेज आएगा, सेमी एवरेज फर्स्ट जो आएगा वो इन ईयर्स का एवरेज लेना, यानी इनका प्रॉफिट लेना 25 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर इसका 3 का डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगला जो सेमी एवरेज लेना अपन को सेमी एवरेज सेकंड। इसमें आगे वाले ईयर्स आएंगे 45 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 3। कितना आएगा फर्स्ट का? 105 बटे 3 35 आएगा सर। हाँ और सेकंड का 45 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 3 58। हाँ सर 0.33। ये दो हमारे पास सेमी एवरेज आ गए। अब इसके बेसिस पर वापस में डायग्राम बनाना है, जैसा अपन बना रहे हैं। एक्चुअल डेटा तो लेना ही है, एक्चुअल डेटा तो अपन लेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अभी जैसे डायग्राम बनाएगा वैसे डायग्राम बनेगा, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है वो इनके बेसिस पर बनाएंगे। 2 पॉइंट मार्क हो जाएंगे 35। अब जैसे 35 इसमें किसके आसपास दिखेगा? 2016 के आसपास, 35। और 58 पॉइंट किसके आसपास है? 60 के आसपास। ये दोनों ईयर आपको लेने हैं, इन दोनों ईयर के पॉइंट लगाने और उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना। वो क्या बनेगी? ट्रेंड लाइन बन जाएगी इसके अंदर। जैसे यहाँ पर अपन बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। जैसे मान लो ईयर हमारे पास 15 से स्टार्ट होगा, 2015, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, और मैक्सिमम 70 तक है। 10 से बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। जैसे 15 पर कितना है? 25 है, 25 इन दोनों बीच में हो जाएगा। फिर 16 पर 30, 16 पर 30 बना लिया। 17 पर 50, 17 पर 50 बना लिया। उसके बाद 18 पर 45, 40 और के बीच में ये हो गया 45। उसके बाद 19 पर 60, 19 पर 60 और इस पर 70। ये जो पॉइंट्स आएंगे ये कुछ इस तरह के पॉइंट आ रहे हैं। ये तो रियल डेटा हो गया, एक्चुअल डेटा। हाँ सर। ठीक, अब अपन को जो सेमी एवरेज आएंगे ये दोनों, तो 35 किसके आसपास आ रहा है? 60 एंड 30 के आसपास आ रहा है। एक तो अपन को वर्ष 2016 लेना है, 2016, और इसके ऊपर अपन को कितना लगाना है? 35 मार्क करना है। इसके ऊपर कितना मार्क करना है? 35। 35 पर आएगा 40 और 30 यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपने को
19 और 19 के आसपास 58.33 आ रहा है, तो इसको 19 में लेना और 58.33 लगभग 60 के आसपास आएगा, मान लो यहाँ पर आया। अभी दोनों पॉइंट को एक स्केल से मिलाने और एक लाइन बनानी है आपको, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बनेगी इस तरह से। ये मेथड है सेमी एवरेज में। अच्छा एक और चीज, ये तो अभी जैसे बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, अगर एक ईयर और होता 2021 फिर क्या कहते हैं इसे, मान लो इसमें और था 2021, फिर अपन आधा आधा कैसे करते हैं? ऐसी स्थिति में क्या करना, जो बीच का ईयर उसको छोड़ देंगे। अच्छा अगर नंबर्स हमारे ओड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में बीच के ईयर को छोड़ देना है। मतलब ग्रुप क्या बनेंगे इसमें, ये तीन ले लेंगे, 18 को छोड़ दिया जाएगा। एक्चुअल डेटा में 18 को लेना, लेकिन एवरेज निकालने में 18 को शामिल नहीं करेंगे। 9 में तो 4 नीचे इसमें तो पढ़ना है। यहाँ एक्चुअल डेटा में करेंगे, लेकिन एवरेज निकालने में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। थर्ड मेथड का नाम है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, हिंदी में इसको लिखते हैं चल माध्य विधि। चल माध्य विधि, हाँ इसको चलाना है। ओके सर, चल माध्य विधि, इसमें 2 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं इसमें विषम वर्ष, ऑड नंबर ईयर, विषम वर्ष, ऑड नंबर ईयर। ऑड नंबर ईयर, हाँ ये इसके बारे में लिखना है, कुछ मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर विषम वर्ष है या ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, इसका मतलब जो ईयर्स का नंबर होगा या तो 3 इयर्स होंगे या 5 इयर्स होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे या 11 होंगे, इस प्रकार के वर्ष होंगे, उसको अपन विषम वर्ष कहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जनरली विषम वर्ष जब आते हैं तो इसमें मूविंग एवरेज जो आपको लिखा जाता है, यानी चल माध्य से निकालना होता है, उसमें आपको या तो लिखा होगा क्वेश्चन में 3 ईयर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं 3 वर्षीय चल माध्य, या फिर लिखा होगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 वर्षीय चल माध्य, 5 वर्षीय चल माध्य। आपको क्या करना है, जो ईयर की इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ या तो प्रॉफिट होगा या कुछ भी वैल्यू होगी, उसको आपको 3 3 के ग्रुप में जोड़ते जाना। अगर 3 वर्षीय बोले तो एक तो अपन ईयर दे रखा होगा, एक सपोज प्रॉफिट का कॉलम दे रखा है, तो अब आगे के अपन को एक कॉलम और बनाना जिसमें अपन लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग टोटल, यानी उसमें 3 3 ईयर्स को अपन को जोड़ के तीनों के सेंटर में लिखना है। अगर 3 3 को जोड़ेंगे अपन तो तीनों का सेंटर क्या आएगा, बीच वाला 1 2 3, 1 और 2 के बीच में अपन को लिखना पड़ेगा अगले कॉलम में। ऐसे वापस अगले फर्स्ट को छोड़ देंगे और फिर अगले वापस 3 जोड़ते जाना, यानी कि इसमें एंड तक कैसे करना है, स्टार्टिंग से 3 3 के ग्रुप बनाने, जैसे अपन मोड में पढ़ते हैं, ग्रुपिंग मेथड था ना, मोड में यहाँ से एक छोड़ के फिर 2 जोड़ने, स्टार्टिंग में से 3 3 जोड़ के इसमें, फिर एक को छोड़ा फिर अगले 3, फिर वापस एक को छोड़ा फिर अगले 3, एक को जोड़ा अगले 3, ऐसे जोड़ते जाएंगे, वो आएगा मूविंग टोटल ऑफ 3 इयर्स, 3 वर्षों का चल योग आ जाएगा जो सेकंड कॉलम बनेगा। और लास्ट कॉलम में आपको उनका 3 ईयर का एवरेज निकालना है, तो जो टोटल है उसमें 3 3 का डिवाइड कर देते, जो अपन टोटल करके लिखेंगे उसमें 3 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो लास्ट जो कॉलम आएगा वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगा। बस ये काम करना है। सर ये बिजनेस एवरेज में भी तो आया था, बिजनेस एवरेज में, बिजनेस एवरेज में पहले 3 को जोड़ना है फिर 3 का भाग लेना। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, निम्न सारणी से 3 वर्षीय चल माध्य लेकर उसने की मूल्य ज्ञात की। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल नंबर है ये 7। निम्न समांकों से 3 वर्षीय चल माध्य लेकर उसने की मूल्य ज्ञात की। अपन
अपन को दे रखे हैं और ईयर के साथ आपको दे रखे हैं प्रॉफिट्स इन लेक, प्रॉफिट इन लेक। ईयर आपको दे रखे 2002 से स्टार्ट होके 2012 तक, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और प्रॉफिट अपन को दे रखे हैं 27। आप उतारो क्वेश्चन को उतार लो। 29, 34, 52, 58, 64, 93, 92, 98, 102 और 110। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज बाय टेकिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 3 ईयर का आपको क्या करना, मूविंग एवरेज निकालना है। अब जो है अपने को अगला जो कॉलम बनाना है वो अपन को बनाना है 3 ईयरली मूविंग टोटल का। नेक्स्ट कॉलम बनेगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल। टोटल कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से 3 दिन 27, 29 और 34 को प्लस लो 90। तो 90 को कहाँ लिखना है, इनके सेंटर में। इनका सेंटर क्या आएगा 29, यानी 2003 आएगा इन तीनों का सेंटर। इन तीनों का सेंटर लिखा 29 के सामने। अब वापस फर्स्ट को छोड़ दो, फिर 29, 34, 34, 52 को करेंगे सर तो आएगा 115। 115। अब इसके बाद 115 लिखो, फिर एक को छोड़ो, अब 34, 52 और 58 एक एक साथ छोड़ते हुए करना है। ऊपर से एक छोड़ दो, नीचे को एक प्लस करना। ठीक 34, 52 और 58 144। फिर एक ऊपर से छोड़ दो, 52, 58 और 64 174। उसके बाद 58, 64 और 93 215 215 64, 93 और 92 249 249 so 93, 92, 98 283 सर 283। उसके बाद 92, 98, 102 292 सर और लास्ट 98, 102 और 110 310 और लास्ट का खाली रहेगा। तो जब 3 ईयर का अपन एवरेज देंगे तो फर्स्ट और लास्ट खाली बचेगा। अच्छा इधर भी कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट वाले में 20 की वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर। ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपको, इधर समझ लो इसको 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। अगला कॉलम कौन बनाएंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज। 3 कर रहे हैं यानी आपको जो टोटल करेंगे इस टोटल में 3 का डिवाइड करना। 3 ईयरली मूविंग है तो 3 का डिवाइड करो। 90 में 3 का करेंगे तो 30 115 में 3 का करो 83 38.33 144.3 48 174.3 58 पूरा हाँ सर 215.3 एक सेकंड सर 71.67 एक सेकंड के देख के बता 61 डिवाइड बाय 3 यस 283 डिवाइड बाय 3 94.33 और 292.3 97.33 वाह यार तू भी देख रहा था और 310.3 103.33 ये आगे हमारे पास 3 ईयरली मूविंग एवरेज, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं। जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या है, ट्रेंड वैल्यू। इस तरह से इक्वेशन को सेकंड मेथड इसका जो सेकंड पॉइंट है, अभी अपने पढ़ा ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें है इवन नंबर ऑफ ईयर्स। इवन नंबर ऑफ ईयर्स हिंदी में लिखेंगे इसको सम वर्ड्स। अगर क्वेश्चन में अपन को सम वर्ड्स दे रखे हो, सम वर्ड्स का मतलब जो मूविंग एवरेज देना है वो 4 ईयर 8 ईयर इस टाइप से दे रहा हूं, 6 ईयर 3 की जैसा भी अपन पढ़ रहे थे 3 5 का था। अब यहाँ पर किसका है 4 6 8 इन ईयर्स का मूविंग एवरेज लेना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पहला काम तो वही
4 ईयरली जैसे बोला अपन को, तो 4 ईयरली मूविंग टोटल करेंगे, ठीक है, चार चार के पेयर में जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। फिर आपको एक कॉलम और बनाना है, उसमें लिखना सेंटर, यानी जो 4 ईयरली टोटल है उसको सेंटर करनी है। सेंटर करने का मतलब कि वापस उनके दो दो के पेयर बना के लिखने हैं, आपको दो दो को जोड़ के लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कॉलम में फिर आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज जो आएगा उसमें आपको जितना ईयर बोला उसका डबल से डिवाइड करना है। 4 ईयरली बोला है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 6 ईयर बोला तो 12 से करेंगे, 8 ईयर बोला तो 16 से डिवाइड करेंगे। ये इसमें ट्रेंड चलेगा। यानी इसमें कॉलम कौन कौन से होंगे, एक तो ईयर का रहेगा, पहले वाले में सर 3 है तो 3 का करा था। इसमें प्रॉफिट जैसा कॉलम है। उसके बाद 4 ईयरली टोटल करेंगे, 4 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है। उसके बाद इनको सेंटर करेंगे, टोटल सेंटर, और उसके बाद इनका एवरेज निकालेंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज ऑफ ट्रेंड में। इसमें इतना ये सारे कॉलम बनेंगे, इससे होंगे और 3 कॉलम अपन और एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसका एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 8, उसको देखो। निम्न संबंधों से 4 वर्षीय चलपांच लेकर उपनति मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ईयरली बोला है हमको, ये अजमेर बीकॉम पार्ट 1 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। स्टार्ट करो, क्वेश्चन तो उतारना ही है। 98 से लेकर के 2005 तक ईयर से एग्जांपल नंबर 8 जेएन यादव मित्तल। से 2005 और हम कौन से दे रखे हैं वैल्यूज वैल्यूज में दे रहे हैं 301 454 393 4 14 422 464 467 492। अब इसमें आपको मूविंग टोटल अगले जो कॉलम बनाने हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल, फिर अपन को निकालना है टोटल सेंटर्ड, उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज या इसको लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब आपको इसमें 4 के पेयर बनाने हैं, यानी स्टार्टिंग से जैसे ये 4 वैल्यू अपन जोड़ेंगे, इन चारों का सेंटर क्या आएगा 99 और 2000 का बीच का वैल्यू, यानी इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, बीच में लिखेंगे इसको। हाँ इनको प्लस कर करो चारों को, 301 454 394 414 1562, फिर एक छोड़ना है, फिर अगले 4 को प्लस करना है, एक छोड़ना और अगले 4 को प्लस करना है। 1683 से कहाँ पर लिखा जाएगा 1683? ये अपने 2000 और 1 एक के बीच 2001 के बीच कितना में आएगा 1683। 1683। फिर अगला बताओ 1693 देख के बता रहे हैं आप मेहनत करो थोड़ी, हिलना डुलना नहीं कर रहा। फिर अगला 1767 1766, फिर नेक्स्ट 1844 सर। ये होगा लास्ट,
चार है ही नहीं, हो गया पूरा। चार चार प्रिपेयर हो गए सारे। सर 4 में तो बीच वाले में किसमें नहीं ले सकते, 2 के बीच में लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 इनका बीच से ही आ रहा है, इसका लेंगे 1 2 3 4 ये बीच में आ रहा है, सेंटर में लिखते हैं। अब अपन को क्या करना है, टोटल इसमें सेंटर नहीं बोलना, मेरे को बनेगा टोटल सेंटर। हाँ टोटल सेंटर में क्या करना है, दो दो को जोड़ना है। टोटल सेंटर में दो दो को जोड़ो, बस ये 3 से ऊपर बढ़ता बढ़ता है। दो दो को जोड़ के जैसे 1562 और 1683 तो ये हो गया 3245। 3245। फिर अगला ऐसे जोड़ो 1623 और 1693 को जोड़ना। दो को जोड़ना सर। हाँ इन दोनों को जोड़ना 3376 सर। 3376। फिर ऐसे वापस इन दोनों 1693 1766 3459 3459 लास्ट बच रहा है ये दोनों 1766 और 1844 3610। ये हो गया इनका टोटल सेंटर, समझ में आ गया। वापस दो दो के पेयर बनाए। अब आपको क्या करना है, जो टोटल सेंटर आया है उसमें क्वेश्चन में बोला था 4 ईयरली मूविंग, तो 8 का डिवाइड करना, डबल का डिवाइड करोगे जैसे, यानी 3245 में 8 का डिवाइड करो, 3245 डिवाइड बाय 8 405.62 3376 डिवाइड बाय 8 422 सर। और सर ये आ रही होती तो इसके अंदर 3459 डिवाइड बाय 8 432.37 432.37 लास्ट 451.25। ऐसे आर्टिकल की तरह से जब भी आपको इवन नंबर सम वर्ड दे क्वेश्चन में तो आप डबल का डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 2 बार प्लस किया है, इसको यहाँ 4 4 के ग्रुप में जोड़ा, फिर 2 2 के ग्रुप में जोड़ा, डबल 8 हो गया, तो वापस 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 में आएगा। और ये टोटल सेंटर का कॉलम नहीं बना इसके अंदर। सिस्टम है यार, प्रोसेस प्रोसेस देखिए बन 3 वाले में नहीं बनाया था ना पहले। 3 ये उसमें नहीं बनता, विषय विषय में नहीं बनता, ये सम था, सम सम से में अलग नहीं है। बस ये आंसर आ गया इसका। टोटल वैल्यू ट्रेंड वैल्यू काफी हमारी 4 ईयरली मूविंग है। चौथा मेथड लीजिए, लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग लिखिए। सर लिस्ट मेथड तो अभी थोड़ी देर टाइम के लिए पढ़ा था। हाँ रिग्रेशन में पढ़ा हाँ था, सर। न्यूनतम वर्ग लिखिए, कोई नहीं वैसे ही है। भूल गया। इसमें एक पॉइंट आता है, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल रेखीय प्रवृत्ति ज्ञात करना। सरल रेखीय प्रवृत्ति ज्ञात करना, और इसका जो फॉर्मूला होता है तो हमें ये निकालना होगा इस मेथड के अंदर yc इक्वल्स होगा a प्लस bx। आपको क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू दो समीकरण से निकालनी पड़ेगी, और समीकरण वही जो अपन ने पिछले चैप्टर में रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़े थे। दो समीकरण अपन ने पढ़े थे, सिग्मा x बराबर पढ़ा था ना na प्लस सिग्मा b सिग्मा y, b सिग्मा x, y सर x वाले में तो b सिग्मा y आएगा। और सिग्मा y निकालेंगे, अगर y निकालेंगे तो फिर समीकरण वाले हैं हमारे पास, यानी a और b का मूल्य ज्ञात करना, a व b का मूल्य ज्ञात करना। a और b का जो मूल्य ज्ञात करेंगे उसमें दो समीकरण सिग्मा y बराबर na प्लस b सिग्मा x, और एक हो जाएगा सिग्मा xy बराबर हो जाएगा a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x का स्क्वायर। सिग्मा x स्क्वायर। ये दो समीकरण हमको यहाँ पर सोल्व करने हैं। ये दोनों समीकरण सोल्व करेंगे, इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी, और a और b का वैल्यू हम करेंगे तो ट्रेंड लाइन बनेगी, मतलब वैल्यू जाएगी। इसमें ओनली y का निकालना है ना, y सिग्मा हाँ, x इसका का ही है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपना स्लाइड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11। तो देखा निम्न संबंधों से उपनति रेखा ज्ञात कीजिए
तथा इसे रेखाचित्र पर अंकित कीजिए और 2013 के लिए अनुमानित मूल्य भी ज्ञात कीजिए। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ। आल्सो कंप्यूट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ईयर 2013। आपको ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और उसको ग्राफ में भी प्रेजेंट करना है और 2013 के आपको एस्टिमेटेड वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और अब बोला कुछ भी नहीं अपन को क्वेश्चन में किस मेथड से करना था, अपन हमेशा लिस्ट स्क्वायर मेथड ही लगाई, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में अपन को नहीं बोला मेथड का नाम, है ना, और अपन को ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए बोला है और 2013 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, तो अपन हमेशा लिस्ट स्क्वायर मेथड ही यूज करेंगे। अब इस जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन लिख देते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 11, इसमें हमारे पास ईयर और नंबर ऑफ स्कूटर दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्कूटर। इसको आपको क्या मानना, y मानना। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वो हमेशा y रहेगी, ये ध्यान रखना। x आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालना, वो इजी तरीका उसका है। ईयर हमारे पास है 2006, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और अपन को नंबर ऑफ स्कूटर जो दे रखे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 160, 350, 340, 580, 770, 910 और 950। अब आपको इसमें x निकालना, सबसे पहला काम आपको क्या है, x निकालना है। अब x कैसे निकलेगा समझना है। स्टार्टिंग के ईयर को आपको बेस लेना है ना, स्टार्टिंग के ईयर को बेस लेना है। बेस ईयर का हमेशा वैल्यू 0 होता है और उसके बाद 1 2 3 लिखना आपको सीधा। x की वैल्यू क्या रहेगी, स्टार्टिंग का ईयर अपने 2006 ले लिया बेस। अब 2006 बेस का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, आधार पर जो होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। और उसके बाद आपको कंटिन्यू इंक्रीज करके लिखना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। सर ये लिखना है तो हां नहीं ये लिखना है। फर्स्ट को आप 0 लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अपन लिख देंगे। आगे एक मेथड और आएगा जिसमें अपन सेंटर को जरूर करेंगे, तो सेंटर में 0 रखेंगे, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में मिलेगा, वो अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको स्टार्टिंग में 0 लेना, फिर 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ाना। ये हो गया। y हमारे पास था, x हमने इस तरह से एस्टिमेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर, क्योंकि हमको इक्वेशन में चाहिएगा 0 1 4 9 16 25 और 36। फिर एक xy चाहिए, x और y दोनों को मल्टीप्लाई करना। x और y को मल्टीप्लाई करके बताओ 0 350 680 580 3 1740 इसके बाद 770 × 4 3080 सर, उसके बाद 910 × 5 4550 सर, 4550 7 और 950 × 6 5700 5700 ये हो गया x स्क्वायर और xy, इनकी टोटल कर दो, इन दोनों तीनों की टोटल करो। x की x स्क्वायर की और xy x स्क्वायर की तारीख 91 6 पर 11 12 से 15 21 इसके यानी 21 और xy की निकाल 16100 XY ये हो गई। अब अपन को एक कॉलम लास्ट में बनाना, वो बनाना yc का ट्रेंड वैल्यू, यानी वो फॉर्मूला आपका अपना a प्लस yc बराबर क्या होता है, yc बराबर a प्लस bx, यानी a और b अपन को निकालने पड़ेंगे इक्वेशन से, और फिर जो x है इसको पुट करते जाएंगे, इसकी वैल्यू आती जाएगी। a और b तो इक्वेशन से निकालेंगे अभी अपन, और फिर अपन को ये निकालना yc, ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं इसको। तो ये कैसे निकलेगा, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहां पर, इनटू हो जाएगा। यानी x की वैल्यू को इनटू करते जाएंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। ab कहां से आएगा, AB इक्वेशन निकालेंगे ना अपन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हाँ, हाँ। ये दोनों इक्वेशन जो लिखी थी हाँ, सर, हाँ, उससे निकालेंगे। हां तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 21। अब देखो दोनों इक्वेशन जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बोलेंगे उसको क्या लिख रहा हूं, नॉर्मल इक्वेशन सामान्य समीकरण हमारी दोनों लिखनी है अपन को एक बार। एक तो था सिग्मा y बराबर n प्लस b सिग्मा x और एक था सिग्मा
xy बराबर ए सिग्मा ए a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर ये दोनों इक्वेशंस दोनों में पुट कर सकते हैं अपन n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे n कितना लेंगे आप 7 4 5 6 7 7 हां सिग्मा y 7 नहीं y की टोटल लगानी पड़ेगी y अच्छा y की टोटल नहीं करी टोटल करो y ये y है ना 4000 कितने पहले आंसर दिया हाँ देख के बोला अब अपन यहाँ पे लेते हैं सिग्मा y हो गया 4000 n कितना है 7 7 7 a नहीं पता a से रख दो प्लस b नहीं पता b से रख दो सिग्मा x की टोटल 21 ठीक है ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे सेकंड इक्वेशन सिग्मा xy की टोटल 16100 16100 यहाँ गया 16100 बराबर एक पता नहीं है हां सर और सिग्मा x की टोटल 21 सर 21 से 21 या इसको 21 से भी लिख सकते हैं हां प्लस सिग्मा स्क्वायर b कितना है b 99 स्क्वायर 90 ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 अब इस इक्वेशन को अपन को 1 को इसके बराबर करना है 7 को कर सकते हैं 21 के बराबर हाँ, पूरी इक्वेशन 3 3 से कर देंगे सर 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 7 21 के बराबर हो जाएगा आपस में कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे फिर अपन समीकरण 8 को 3 से गुणा करने पर गुणा करने पर अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4060 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12180 बराबर 21 से प्लस 63 बी 63 बी लिख दो या बी 63 लिख दो एक ही बात 63 बी सेकंड इक्वेशन तो ये है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे इसको 3 डाल देंगे ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 अब अपन क्या करेंगे कौन सी बड़ी दोनों में से ये बड़ी वाली 2 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर माइनस कर दें 2 नंबर की इक्वेशन हमारे पास 16100 बराबर 21a प्लस 91b और थर्ड इक्वेशन आ रही है 12180 इक्वल्स टू 21a प्लस 63b सिंबल चेंज करेंगे माइनस 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 21a से 21 से कट गया 16100 में से 12180 माइनस करो 3920 हाँ सर इक्वल्स टू 91 में 28 28 तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3920 डिवाइड बाय 28 हां सर 140 हां 140 140 b बराबर कितना आ गया 140 आ गया अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो a में पुट कर दो हां सर आगे लिखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर लिख रहा हूं b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास थी 4060 बराबर 7 प्लस 78 प्लस b की जगह हो जाएगा 140 140 4060 बराबर 7 इसको नीचे टिक ले इधर लेके आ जाओ 140 into 21 कितना होता है 1940 हां 1940 बराबर 78 तो a बराबर कितना माइनस करो 1120 अपॉन 7 हो जाएगा a बराबर कितना आएगा 160 a और b दोनों की वैल्यू आ गई इक्वेशन यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं जो ये कॉलम बनाया हमने a की वैल्यू कितनी लिखेंगे 160 प्लस b की वैल्यू 140 ये y की वैल्यू आ जाएगी यानी x का पुट करते जाएंगे अपन ये वाला x यहां पुट करते जाएंगे x की जगह और ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी पहला तो 0x तो यहां पर 160 प्लस 140 x की वैल्यू 0 होगी ये 160 आ जाएगा तो पहले की वैल्यू कितनी आएगी 160 ही आएगी तो सर y तो पहले ही दे रखा था ना y का ये y से है सर ये ट्रेंड y वैल्यू से है हां ठीक है ऐसे अब यहां पर a पुट करेंगे x की जगह 1 हो जाएगा 160 300 हो जाएगा 300 फिर x की जगह 2 पुट करना 140 into 2 280 200 से 160 ये 440 440 फिर x की जगह 3 पुट करो 140 से 420 580
580। फिर x की जगह वापस 4 पुट करो, x की जगह 4 रखेंगे कितना आएगा 720 720 फाइनल 720। फिर x की जगह कितना रखना है 5 860 फाइनल 860 और लास्ट x की जगह 6 रखो 1000 1000 बचेगा। एक ये तो हो गई y की वैल्यू। सर ऐसे नहीं ना सकते 160 और 140 को प्लस करो तो फिर वापस करना है। पहले मल्टीप्लाई है ना मोड मास का रूल खोलो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे तो प्लस एक सबसे लास्ट में 8 और इसकी टोटल करो तो 40 60। सर इस y के इक्वल आनी चाहिए क्या? ये y के इक्वल आनी चाहिए क्या? y की इक्वल का आ रही क्या हाँ 350 समझिए ना फिर सेकंड में नहीं आ रहा नहीं सेम का सेम ही था सर, 140 आ रहा है थर्ड वाले का सर टोटल 440। टोटल हाँ टोटल सेम आएगी, सेम है हाँ टोटल ये सेम आएगी, क्यों सर भाई सेम इसके बराबर ही आएगी टोटल। y उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। y और y से अच्छा अगर आंसर से करेक्ट करना है तो y से मिला लो। अब अपन को क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी 2013 का वैल्यू ज्ञात करो। 2013 का मूल्य भी ज्ञात करना है तो 2012 तक तो जब ये वैल्यू है तो 2013 का x वैल्यू अपन को पता 7 ही होगा। ये आगे 2013 होता तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 ही होती है ना। हाँ सर x की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, बस 2013 का मूल्य आ जाएगा। काफी सर y से में हाँ 22 में पुट कर दो तो 2013 का मूल्य अपन को निकालना है तो क्या 160 प्लस 140 into 7 यहाँ मैं लिख रहा हूँ 98 वर्ष 2013 का मूल्य होगा तो अपना इक्वेशन है y c बराबर a plus bx। यहाँ पर अपन y c बराबर लिखेंगे 160 प्लस 140 7 लिख देंगे। कितना आएगा 980 प्लस 160 फाइनल 1140। ये इसका आंसर है 2013 में बोला था तो 2013 में होगा 1140। सर जैसे 12180 वगैरह से बगैर माइनस में हो